नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एयरफोर्स ग्रुप एक्स और एनडीए का बैच है, जिसमें मतलब कि हम जो मैथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो एयरफोर्स ग्रुप एक्स और एनडीए बोथ के लिए एप्लीकेबल है। हम उस लेवल तक जा रहे हैं ताकि आप जो बच्चे एयरफोर्स ग्रुप एक्स की तैयारी करते हो, मैक्सिमम बच्चे एनडीए का फॉर्म भी डालते हैं, तो ये दोनों के लिए वेरी एप्लीकेबल है। बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हो कि हाँ कंटेंट आपको मिलेगा। बहुत ही मैं बेसिक से लेके चलता हूँ और बोले तो हाई लेवल के भी क्वेश्चन जो आपके एनडीए या ग्रुप एक्स तक आते हैं उनको भी अपन डील करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी कि अपने श्रेणी समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक इसको बोलते हैं एपी, समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसको समझाऊं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। इस बात को समझिए, क्या होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि वो श्रेणी या वो क्रम जिसमें समान गैप हो, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। मतलब कि गैप उन दोनों के बीच में समान हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कैसे श्रेणी को अपन समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कैसा श्रेणी है? समानांतर श्रेणी है। और आपको कैसे लगा कि ये समानांतर श्रेणी है? तो दो नंबरों के बीच में गैप जो है ना हमेशा समान है। जैसे देखो 1 से बढ़ा तो 2 हुआ, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, ये समानांतर श्रेणी हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 6 12 18 24 30। अब देखिए इसमें गैप कितने का है? 6 का गैप है। ये भी बोल सकते हैं क्या है? समानांतर श्रेणी में है ना। जैसे मतलब 10 5 0 -5 है ना, -10। अब देखिए इसमें जो गैप है 5 5 की क्या हो रही है? कमी होते जा रही है। 5 5 की क्या होती जा रही है? कमी होते जा रही है। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या कि ये भी एक कैसा श्रेणी है? समानांतर श्रेणी में। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है आपका? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कम होते जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे श्रेणी को अपन बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, अब बात आती है कि समानांतर श्रेणी में कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको अपने को जानना जरूरी होता है, लेकिन वो फार्मूलाज कहाँ से आते हैं ये चीज भी अपने को जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब समानांतर श्रेणी आपने समझ लिया है कि किस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसके अंदर गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें अपने को जानना है। ठीक है, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको जानने हैं, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत काम आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप सॉल्व करोगे तो काफी लेंदी हो सकता है आपके लिए, टाइम टेकन है आपका, उसमें टाइम भी वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर उनको आप 1-2 बार रिवाइज कर लेते हो, 1-2 बार अपने नोटबुक को देख लेते हो, ध्यान से समझ लेते हो, तो ज़्यादा नहीं 5-6 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उनको 2-3 बार पढ़ लेते हो, पढ़ने के साथ साथ एक प्रॉब्लम कर सकते हैं या लिख लेते हो आप, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं और एग्जाम में डायरेक्ट हिट करके आप आ सकते हो। और डैम श्योर कि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अगर एपी जीपी एचपी की बात हो तो 5-7 पॉइंट है जो मैं एपी में बताऊंगा, 5-6 पॉइंट आपके जीपी में बताऊंगा। तो वो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आप उनको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2-3 बार करके याद कर लो, या फिर 2-3 बार आपके नज़रों से अगर वो थ्रू आउट होता है तो वो चीज़ें आपको समझ में भी आ जाती है और एग्जाम में आप डायरेक्ट जिस क्वेश्चन के लिए बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं आप उनको जल्दी कर लोगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो मैं बताया एपी, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, जिसके दो आप देख सकते हो कि 2 नंबर्स के बीच में गैप जो है हमेशा समान है। जैसे देखिए 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा 30, एक ऐसे श्रेणी है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है।
अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म को हमने ए माना, क्या माना, ए माना, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। पहला ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। यही डी जो है बढ़ रहा है ना, ये माइनस डी भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस डी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ समझना है तो समझिए इस चीज को। मान लेते हैं आपको इधर लेके आना होगा तो ए माइनस डी होगा, ठीक है, लेकिन हम अभी इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। चलिए तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 2d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। चौथा टर्म क्या हो जाएगा आपके सामने, a प्लस 3d। इस तरह अगर मैं आगे बढ़ूं तो जब ये पहला पद था तो ये था, दूसरा पद था तो a प्लस डी था, तीसरा पद a प्लस 2d हुआ, उस तरह चौथा पद क्या हुआ आपका a प्लस 3d। तो अपन बोल सकते हैं कि nवा जो पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा बताइए। nवा पद जैसे चौथा पद तो 4 माइनस 1 था, 3 था, तो nवा पद n माइनस 1 डी हो जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी समानांतर श्रेणी का tnवा टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए, tn टर्म यानी कि nth टर्म जो लास्ट होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे a क्या है आपके सामने, तो a जो है आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। डी के आपके सामने तो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म है, एंड tn क्या है, तो nth टर्म है ना। तो देखिए यहां से ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इससे साथ साथ और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत सारी बातें धीरे धीरे अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो आपके सामने क्या था, a प्लस टी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, उसी तरह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह tnवा पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हम d कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात तो है d कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं। यदि आपके सामने यहाँ पे a, b एंड c तीन पद हैं और ये तीनों पद आर इन कहाँ है, तो AP में है। अगर ये तीनों पद AP में है तो जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो b माइनस a जो होगा वो बराबर होगा किसके, c माइनस b के। यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद अगर निकालेंगे, जो कि अगर बराबर हो जाएगा तीसरे पद माइनस दूसरे पद के, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी होगी कॉमन डिफरेंस। अगर आप ऐसे ही सोच सकते हो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो बोल सकते हैं कि ये AB से किस में है, तो AP में है। चेक भी कर सकते हैं आप यहाँ से कि अगर ABC अगर आपके सामने तीन पद दिया हुआ है और पूछा जाए कि क्या ये AP में है, तो B माइनस A बराबर C माइनस D अगर आता है तो बोल सकते हैं कि ये जो पद हैं वो पद किस में है, तो AP में है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर है चीज। तो आपके सामने D भी निकाल सकते हैं आप लोग, और चेक भी यहाँ से कर सकते हैं कि D कैसे निकला, तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद ही कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको अपन D से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी श्रेणी का पहला पद A होता है, कॉमन डिफरेंस अपन निकाल लिए। n पदों का अपने को n पद निकालने के लिए बोलेगा तो 6-7 आपके सामने गिवन ही रहेगा, ठीक है। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान से समझना। अगर देखो यहां से अगर आपके सामने दिया रहे A, B, C, D, अगर ये R in AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि A, B, C, D, R in AP में है, तो इस बात को समझ लो आप लोग कि अगर A, B, C एंड D में कोई पद हम, ठीक है,
कोई भी संख्या अगर जोड़ते हैं, गुना करते हैं, घटाते हैं या भाग देते हैं, कोई भी संख्या के, ठीक है, उस तरह अगर मैं सेम संख्या जोड़ूं, घटाऊं, गुना करूं या भाग करूं किसमें, दूसरी संख्या में, या फिर उसी तरीके से मैं तीसरी संख्या में भी कोई संख्या जोड़ूं, घटाऊं, गुना करूं या भाग करूं के, है ना, और चौथी संख्या में भी जोड़ूं, घटाऊं, गुना करूं, भाग करूं के, तो जो ये आपके सामने जो पद बन रहे हैं, फिर से ये जो आपके सामने पद आ रहे हैं, ये भी कैसे होंगे, तो एपी में ही होंगे, मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं होगा, आर ऑल्सो इन एपी, ठीक है, आर ऑल्सो इन एपी, इस बात को ध्यान रखना, काम आएगा, है ना। अगर 4 या 4 से ज्यादा पद, यानी कोई श्रेणी, कोई सीक्वेंस अगर एपी में है, तो उन संख्याओं में मैं कोई संख्या, समान संख्या, ध्यान रहे यहाँ पे मैं हर संख्या में के ही ऐड किया हूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे के, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, वहां पे जेड ऐड किया, तब तो ये बात नहीं बनेगी। यदि समान संख्या में जोड़ता हूं, घटाता हूं, गुना करता हूं या भाग करता हूं, तब ये श्रेणी जो बनेगी, नई वाली श्रेणी, वो भी श्रेणी किसमें होगी, आपकी एपी में ही होगी। क्लियर है चीज, वो भी श्रेणी क्या होगी, एपी में ही होगी। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब अगली बात देखिए, यहां पे अगली बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब यहां से देखिए, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, एक श्रेणी मैं लिखता हूं, इसको समझिएगा। मान लेते हैं कि ये ए है ना, ये a प्लस डी है। ये पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे मान लेते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। ये श्रेणी किस में है, एपी में है, समझिए इस चीज को। अगर मैं 2 + 12 करूं तो कितना आएगा, 14 आएगा। अगर 4 + मैं 10 करूं तो भी कितना आएगा, 14 आएगा। और 8 + 6 करूं तो भी कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि एक संख्या यहां पे और रहती है, एक सीरीज और लेता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, ये भी एपी में है। 5 + 1 करो 6 आएगा, 2 + 4 करो 6 आएगा, और 3 का डबल कर दो तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब अगर मैं बोलूं यहां से, सुनो ध्यान से एक बात, कि अगर मैं इसे tn, मतलब कि t फर्स्ट पद है और ये क्या है, tn पद है ना, समझ लो इस बात को। यदि फर्स्ट पद और लास्ट पद को जोड़ने से हमारे क्या मिलते हैं, एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। एक क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं इस चीज को अब थोड़े से दूसरे शब्दों में समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये पहला पद क्या है, a है, a + d है, और ये a + 2d है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं अंतिम पद को मान लेता हूं क्या, l, लास्ट पद को l से डिनोट करते हैं, ठीक है, लास्ट पद। तो बताइए l से पहले क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर दूसरा पद निकालने के लिए हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, तो लास्ट पद है, तो लास्ट से जस्ट पहले वाला पद क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि l + d होगा कि नहीं होगा, बताइए। उससे पहले वाला क्या होगा, -d होगा, l - d। इससे पहले वाला क्या होगा, तो l - 2d। समझ रहे हैं ना इस बात को आप। यदि फर्स्ट पद को हमने a माना और लास्ट पद को हमने l मान लिया, ठीक है, तो अगर कोई भी पद इसमें से देख लीजिए आप, अगर मैं tn लेता हूं, ये फर्स्ट से पद है, और जस्ट इसका अपोजिट यानी कि tn' ले लेता हूं, ये अपोजिट पद है, मतलब कोई भी पहला पद और उसका अपोजिट है ना, वो किसके बराबर होगा, वो दोनों फर्स्ट प्लस लास्ट पद के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। फर्स्ट प्लस लास्ट पद के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। होंगे ना। जैसे कि आप अगर इस चीज को देख सकते हो कि लास्ट से अगर निकालना हो आपको, लास्ट से कोई भी पद निकालना हो, मान लेते हैं लास्ट से आपको nवां पद निकालना हो, तो बोल सकते हैं tn' यानी लास्ट से, तो a प्लस a में से हमें घटाना होगा क्या, n - 1 × d।
अगर मान लेते हैं, सुनिए यहाँ से ध्यान से, कि अगर मुझे लास्ट से पद निकालना हो दूसरा, तो अपन क्या मिलेंगे, a माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1d। क्लियर है ना। तो अगर लास्ट से पद आपको निकालना हो तो क्या करना होता है, a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखिए यहाँ से और टी एनवा क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वाला पद आपके सामने l है और फर्स्ट वाला पद आपके सामने क्या है, a है, तो a प्लस एल ही आएगा, आएगा ना। तो इस बात को आप लोगों ने क्या किया, समझ लिया है ना, कि पहला पद निकालना हो और उसी का जस्ट अपोजिट, तो फर्स्ट प्लस लास्ट के इक्वल आपके सामने आएगा। क्लियर है ये चीज। तो इस बात को भी आप समझ लेना ध्यान से, है ना। अच्छा चलिए एक बात आप बताइए, यहां से मैं बोलूं कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी पद है टी एन पद, उसमें से मैं उसके जस्ट पहले वाला पद घटाऊं, यानी कि टी एन माइनस 1 पद, कोई भी पद है और जस्ट उसके पहले वाले पद को, चाहे जैसे मान लेते हैं टी एनवा पद ये है, थर्ड पद है, और इसके पहले वाले पद को अगर मैं घटाता हूं तो क्या हमारा निकल के आएगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, यानी कि टी एन माइनस टी एन माइनस 1, यानी कि टी एनथ माइनस 1 पद में अगर मैं घटाता हूं तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो कॉमन डिफरेंस से निकल के आएगा। दूसरा पद माइनस पहला पद कॉमन डिफरेंस, तीसरा पद माइनस दूसरा पद कॉमन डिफरेंस, चौथा पद माइनस तीसरा पद कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। देखिए ये दोनों क्या है आपके सामने, एक क्या है, कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं। तो यहां से चीजें प्रूव करने में भी आपकी आसानी होगी, जो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, विच इज कांस्टेंट, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों पद क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये बात आप लोगों को, क्लियर है। अब मैं एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से, अब देखिए, अब मैं आप लोगों को सम ऑफ एन टर्म की बात पढ़ाने वाला हूं, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म इन एपी, एपी में एन टर्म का योग पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए कैसे, सम ऑफ एन टर्म यानी कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, यानी कि आप इसको लिख सकते हो n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। और लास्ट टर्म को अपन क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ एन टर्म बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर किसी एपी के n पदों का योग आपसे पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ एन टर्म बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इन तीन फार्मूला की मदद से आप सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी निकाल सकते हो। तीनों फार्मूला आपके सामने हैं, ये दोनों एक ही बात है और इन्हीं से ड्राइव होकर ये आया है। तो कुल मिला के देखेंगे तो ये एक ही फार्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि कभी आपके सामने दे दिया था किसी एपी का पहला पद अगर 10 है और अंतिम पद 20 है और इसमें कुल 10 पद हैं, है ना, तो उन पदों का योग क्या होगा। तो आपके सामने n भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो आप फटाफट ये लगा के निकाल सकते हो। कोई सीरीज दिया हुआ है तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। तो सम ऑफ एन टर्म इन एपी, एपी में अगर n पदों का योग आपके सामने है तो आप इन चीजों को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये आएगी कि अगर आपके सामने मैं बोलूं कि सम ऑफ एन टर्म में से अगर आप मैं घटा दूं सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, सम ऑफ n टर्म में से अगर हम सम ऑफ n माइनस 1 टर्म घटा देते हैं
तो हमारे सामने क्या आएगा, क्या निकल के आएगा, तो टी एन वाला टर्म निकल के आएगा। अब ये कैसे हुआ देखो इस चीज को, पहले तो ये चीज आपके लिए, जैसे बोलो कि 2 4 6 8 10, सम ऑफ एन टर्म यानी कि एस एन की वैल्यू क्या आएगी, तो ये टोटल आएगी। और मैं बोलूँ कि s माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये टोटल आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी नहीं आएगी। तो अगर ब्लू वाले जो पार्ट्स हैं इन सारे के योग में से रेड वाले पार्ट्स का योग को मैं घटा दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 10 ही निकल के आएगा। और यही टी एन टर्म है, लास्ट पर तो यही है ना, यानी कि सम ऑफ एन टर्म में से सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो टी एन टर्म निकल के आएगा, जो हमारा लास्ट पद होगा। क्लियर है ये चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ इन एपी के अंदर, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू दिया है, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n दिया है ना। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड T6 करना है। और आपके सामने ये दिया है कि इफ इन AP सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n, देन आपको फाइंड करना है T6 पद आपको, मतलब कि छठा पद आपको ज्ञात करना है। तो सम ऑफ एन टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 3n स्क्वायर माइनस 5n। मैं बोलूँ कि सम ऑफ n माइनस 1, इसका क्या निकल के आएगा, तो 3 इंटू एन माइनस 1, जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 माइनस 5 इंटू n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं लूँ इसको तो क्या आएगा, 3n स्क्वायर है ना, प्लस 1 आएगा यहाँ पे लास्ट में, तो प्लस 3 हो जाएगा, एंड माइनस 6n हो जाएगा, माइनस 5n प्लस 5, यही आएगा। अगर मैं इसको तोड़ूँ तो अब मैं सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 करूँगा तो क्या निकल के आएगा, अगर मैं इन दोनों को घटाऊँ तो क्या निकल के आएगा, हमारा टी एन टर्म निकल के आएगा। और टी एन टर्म क्या होगा, 3n स्क्वायर, ये माइनस का साइन हो जाएगा तो ये कट जाएगा, है ना। ये देखिए माइनस का 5n है, और यहाँ अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस 5n हो जाएगा। तो माइनस और ये माइनस है तो माइनस के साथ प्लस ये कट जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 6n है तो प्लस का 6n हो जाएगा, एंड 5 और प्लस 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो टी एन की वैल्यू कितनी आई, 6n माइनस 8, तो बताइए T6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 इंटू 6 माइनस 8, यानी 36 में से 8 गया, कितना बच गया है आपके सामने, 28। तो ये आपका आंसर हुआ 28। तो जो मैंने आपको भी पीछे जो बात बताई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, Tn आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आपके सामने है, इस हिसाब से क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए बात, है ना। और ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इस चीज़ को आप तो समझ सकते हो। 2 4 6 8 10 दिया है, उसमें से 2 4 6 8 को हटा देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, 10 ही तो निकल के आएगा। क्लियर है चीज। तो Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है, हमेशा Tn आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। जैसे कि एक सवाल और आप देख सकते हो यहां से, आपके सामने अगर ऐसे दिया हो Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, आपको फाइंड क्या करना है, इफ इन AP Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, देन फाइंड आपको क्या निकाल के लेके आना है, तो Tn निकाल के लेके आना है। फाइंड क्या करना है आपको, Tn करना है, ठीक है। तो देखिए Sn की वैल्यू इतनी है, Sn माइनस 1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो क्या होगा 3 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2n। नेक्स्ट स्टेप में 3n स्क्वायर
है ना, एंड +3 -6n और +2n, यही होगा, ठीक है, -6n +2। अगर मैं इन दोनों को घटाऊं तो क्या निकल गएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस का 2n माइनस का 2n कट गया, यानी कि क्या बच गया 6n - 3, जो कि किसके बराबर है, tn के बराबर है। तो tn बराबर कितना है, 6n - 3 आ गया। अब यहाँ से आप t10 भी निकाल सकते हो, t5 भी निकाल सकते हो, t-10 भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ये जो मैं फार्मूला बताया था उससे अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब देखिए, अब दूसरी बात, if you want to assume let in term in AP, यदि आप AP में अगर आपको पद मानना पड़े तो आप कैसे मानोगे पद को, इस बात को देखो। सबसे पहली बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पद मानना हो तो पद कैसे मानते हैं AP में, इस चीज का ध्यान दो। देखिए, मान लेते हैं ये A, बीच वाला पद हम A मान लेते हैं, तो इधर एक कॉमन डिफरेंस अगर D मान के चलते हैं तो A - D एंड A + D हो जाएगा। अगर 3 पद मानना हो तो आप ऐसे मान सकते हो, है ना। अगर आपको 4 पद मानना हो तो कैसे मानोगे, तो 4 पद ऐसे मानोगे, A - D, A + D, A - 2D, A + 2D। समझ में आ गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको ऑड नंबर में पद मानना हो तो आप A से स्टार्ट करोगे, और अगर इवन नंबर में मानना हो तो A - D, A + D से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसके आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट, या फिर बोल सकते हैं कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं कि इन अ ट्रायंगल, एक क्वेश्चन आप ले लो कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। एक ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं, है ना, और कह रहा है कि ये तीनों जो कोण है किस में है, AP में है। इन अ ट्रायंगल एंगल्स आर इन AP, है ना। मैं लिख देता हूं, इन अ ट्रायंगल एंगल्स are in AP and least angle is 30 degree, then find greatest angle। फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर आपके सामने 3 कोण होते हैं, A, B एंड C। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को ज्योमेट्री पता है, 10th लेवल में पढ़े होंगे, तो आपको तो इतना तो जरूर पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस 180 डिग्री एंगल के तीनों एंगल का सम आपके सामने है कितना, 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें आपके सामने लिस्ट एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। आपको क्या निकाल के लेके आना है, ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। अब देखिए, यहां से आप बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं A - D, A एंड A + D, ये 3 है ना। इन तीनों एंगल का अगर सम देखा जाए तो कितना आएगा आपके सामने, 180 डिग्री। D से तो D कट गया, यानी कि 3A की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 3A की वैल्यू आ गई आपके सामने 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, है ना। A का मान आपके सामने आ गया 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, A 60 डिग्री है, लिस्ट एंगल कितना है आपके सामने, 30 डिग्री। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 30 है, ये 60 है, और तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये 90 डिग्री होगा।
यानी सबसे छोटा कोण आपके सामने 30 दे रखा है, मिडिल कोण हमने निकाली है 60 डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा आपके सामने 90 डिग्री होगा। तो बोल सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कितना हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री आपका आंसर होगा। क्लियर है, 90 डिग्री आपका क्या होगा, तो आंसर होगा। समझ में आ गई ये चीज। तो देखिए जो मैंने आपको बताया कि आपको मानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसी चीज को आप मान लेते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता था, है ना, या फिर आप थोड़ा सा लेंदी जाते, बट निकल जाता, ठीक है। तो मानना भी एक कला है कि आप कब क्या मानते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस चीज को समझ लिया कि मानना कैसे है, ठीक है। अगर आपको एपी में पद मानना हो, टर्म मानना हो, तो आप कैसे मानेंगे, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इस चीज को देखें कि अगर आपको ऑड नंबर से मानना हो तो इसको मानेंगे, इवन नंबर से मानना हो तो आप इसको ऐसे मानेंगे, ठीक है। ऑड नंबर्स में अगर मानना हो तो आप बीच वाला पद ए मानेंगे, एक इधर लेके आएंगे और एक उधर लेके जाएंगे, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, उधर जाएंगे तो डी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, जिसको अपन बोलते हैं एएम। यहां से भी सवाल आते हैं, समझेंगे आप लोग। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे देखिए, मान लेते हैं आपके सामने ए, बी एंड सी 3 पद दिए हुए हैं, है ना। तो मुझे बीच वाला पद निकालना होता है। जैसे 2 पद दिया हो तो उन 2 पदों का मध्य वैल्यू निकालना होता है। मीन का मतलब क्या होता है, मध्य, माध्यमान, है ना। मतलब कि 2 पद है, उनके मध्य में कौन सा पद आएगा, इसको अपने को निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो आप यहां से देख सकते हैं कि मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि b माइनस ए बराबर होता है किसके, c माइनस बी के। b को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 2b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सी, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस सी ओपन में 2। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, चाहे एम बोल लो, अर्थमेटिक माध्य। अगर मान लेते हैं आप इस चीज को समझो कि 2 से ज्यादा नंबर दिया हो तब कैसे निकालेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में जैसे देखो, मान लेते हैं कि आपको बहुत सारे पद दिए हुए हों, जैसे कि a1, a2, a3, है ना, एन डॉट डॉट an, और बोला जाएगा इसका अर्थमेटिक बाद निकालिए, यानी कि x, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। निकालना हो तो कितने पद हैं, सबको जोड़ दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, अपॉन में कितने टर्म हैं, तो n टर्म है। तो आप उन टर्म से भाग दे दो तो भी यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन, यानी कि समानांतर माध्य निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये माध्य निकालना आपके लिए अब आसान हो गया। 2 पद दिए और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो भी निकल जाएगा, है ना। 2 से ज्यादा पद दिए हुए हो तो भी सबको जोड़ के जितने सारे पद हैं उनसे भाग दे दो तो भी आपका अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपके लिए, है ना। तो अर्थमेटिक माध्य आपने समझ लिया। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपके सामने बहुत सारे पद दिए हुए हैं, ठीक है, ए, और मैं इसके नीचे अंदर लिखता हूं a1, a2, a3, है ना, an एंड b। अब देखिए, ये जो a1, a2, a3, an है, वो a और b के बीच में अर्थमेटिक माध्य है। ये सारे क्या है, अर्थमेटिक माध्य है a और b के बीच में। जो ये सीरीज बन के आएगा, ये भी सीरीज किस में होगा, ऑल्सो इन एपी। क्या होगा, एपी में ही होगा। ये जो सीरीज आपके सामने बन के आएगा, ये सीरीज भी कैसा होगा, तो आर
इन एपी में ही होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। कैसा सीरीज होगा, तो एपी में ही होगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि इनका योग निकालना हो किसका, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, इन माध्य का योग निकालना हो, इन माध्य का योग निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप? इन सिर्फ माध्य का योग निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो मैं बता रहा हूं, A प्लस बी अपॉन में 2, है ना। और ये कितने टर्म है, n टर्म है, तो n से गुना कर दो। अब देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन आप इस चीज को समझो कि मैंने जो थोड़ा देर पहले आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। मान लेते हैं 2 3 4 5 जो क्या है आपके माध्य हैं, ये अर्थमेटिक मीन है 1 और 6 के बीच में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 और 6 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, है ना। अब मैं बोलूँ कि इनको अगर मैं बोलूँ कि इनका अर्थमेटिक मीन निकालो तो कितना आएगा, 6 प्लस 1 7/2। अब बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 है, 4 है ना, तो 4 से कर देंगे, यानी कि बोले जाए तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि बोल सकते हैं 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो देखिए 5 और 4 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। हो गया, तो क्लियर हो गया ये चीज कि ये फार्मूला भी कैसे आया। ये स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन्स दिए हुए हैं और इनका योग निकालना हो तो जो आपके फर्स्ट और लास्ट हैं, है ना, तो एक मीन तो निकल जाएगा, है ना। और आप ऐसे भी जानते हो कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो a प्लस बी अपॉन 2 क्या है, आपका एवरेज है, और ये n क्या है, तो टोटल नंबर है। टोटल नंबर क्या है, तो यही 1 2 3 4, यही 4 आपके टोटल टर्म है ना। तो 4 इंटू एवरेज कर देंगे तो इन चारों का क्या निकल के आ जाएगा आपके सामने, तो इन चारों का आपके सामने योग निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अगर आपसे ऐसी बात हो कि इन मीन्स का योग निकाल कर लेके आना है तो आप सिंपल वे में ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ ए बी सी डी, लिख देता हूं क्वेश्चन, इफ ए बी सी डी ई आर, A B C D E are AMs between AMs between 5 and 15, है ना। then find the sum of these AMs। कह रहा है कि A B C D E R इन जो आ रहे हैं वो क्या है, ये A B C D E जो है AMs हैं, मतलब अर्थमेटिक मीन है किसके किसके बीच में, तो जो है आपके सामने 5 and 15 के बीच में जो है इन AMs हैं, है ना। देन फाइंड द सम, आपको इनका क्या निकालना है, सम निकालना है ऑफ दिस AMs, इन सारे अर्थमेटिक मीन्स का आपको सम निकालना है। मतलब कि ऐसे बोल सकता है कि आपको A प्लस B प्लस C प्लस, आपको फाइंड क्या करना है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E निकालना है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 5 प्लस 15 अपॉन में तो 2, ये क्या निकल के आ गया, तो इनका माध्य यानी अर्थमेटिक मीन आ गया। कितने पद हैं, तो 5 पद हैं, तो गुने क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, यानी कितना निकला ये 20/2, 10 इंटू 5, और ये आपके सामने कितना आया, तो 50 आया। तो बोल सकते हैं कि ABCDE का योग कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी क्या कर लिए, समझ लेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन भी आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन का सम भी आपने निकाल लिया। क्लियर है चीज।
अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर देखिए कभी कभी सवाल ऐसे भी होता है कि मान लेते हैं आपके सामने दे दे कि ए बी सी डी, चाहे एपी में आपको पद मानना हो, एपी में क्या है कोई पद मानना हो। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ और एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझो आप, है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है आपके लिए? पहला कॉन्सेप्ट कि अगर मान लेते कोई सीरीज, चाहे कोई भी आपके सामने एपी में कोई पद मानने के लिए आपको बोल दे, है ना, और उस हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस भी इस पे कराऊंगा, एक एक कंडीशंस पे क्वेश्चंस लेके आपके लिए आऊंगा, ठीक है। और बोल दे कि ये जो टर्म्स है किसमें है, आपके एपी में है ना, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब भी आपके सामने एपी की बात है तो आपको जो अगर पद मानना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आप मान के चीज़ों को सेटिस्फाइड करा दे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप एक 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 ये मान सकते हैं, एपी के पद मान सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए आसान हो जाएंगी। इस पर मैं सवाल भी एक दो कराऊंगा, ठीक है। चाहे आप मान सकते हैं क्या, एक दो तीन चार पाँच, अगर दो पद बोले तो एक दो मान लो, तीन पद बोले तो एक दो तीन मान लो, अपने हिसाब से कोई भी पद मान लो जो कि एपी में हो। अब बोलोगे क्या सर एक 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 एपी में है? बिल्कुल हाँ है, एक है। देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, यानी इनके कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। इनमें जीरो की बढ़ोतरी हो रही है तो ये भी एपी में है। 1 2 3 4 5 में कॉमन डिफरेंस क्या है, एक है, इनमें भी एक की बढ़ोतरी हो रही है, ये भी एपी में है। तो पहला कंसेप्ट आपके लिए ये है कि अगर आपको एपी में टर्म्स मानने हो तो आप आसानी पूर्वक इनको मान लें, इससे आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट क्या है, mth टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड n टर्म ऑफ एपी इज m। देखिए किसी एपी में अगर देखा जाए तो mth जो टर्म है अगर वो क्या है, n है, एंड nth टर्म जो है वो आपके सामने क्या है, m है। यदि किसी एपी में mth पद n दिया हुआ है और nth पद क्या है, m है, तो आपसे पूछ सकता है कि pth टर्म निकालिए। कौन सा टर्म? pth टर्म बराबर क्या हो जाएगा, तो m + n - p। ध्यान रखिएगा इस बात को, m + n - p याद रखिएगा, है ना। यदि किसी एपी का mth पद n है और nth पद m है, जैसे कि आपके सामने सवाल ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे, किसी एपी का 10th पद 10वां पद अगर 12 हो, है ना, और 12वां पद आपके सामने क्या हो, 10 हो, तो आपसे पूछेगा 16वां पद क्या होगा। 10वां पद 12, 12वां पद 10 हो तो आपसे पूछेगा 16वां पद क्या है। तो आप क्या करोगे, फटाफट 12 + 10 - 16, यानी 22 में से 16 गया, कितना बचेगा, 12 + 10 22, और 22 में से 16 गया, आपके सामने कितना आएगा, 6, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। अब इन्हीं चीज़ों को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा। दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन से एलिमिनेट करके m + n, फिर आपको pth टर्म का मान लेके आना होगा, है ना। तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, चीज़ें लेंदी हो जाएगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझ लोगे तो आपके लिए क्या है, टाइम भी आपका बचेगा। और यही जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं इन्हीं से एग्जाम में ज़्यादातर सवाल आते हैं, इनको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप ढंग से। देखिए दूसरा कंसेप्ट आपके लिए यहाँ पे, तीसरा जो कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट है ना, सम ऑफ फर्स्ट। देखिए सम ऑफ फर्स्ट जो है ना कॉमन है दोनों में। सम ऑफ फर्स्ट pth टर्म जो है आपके सामने क्या है, q दे रखा है। मतलब कि पहले pth मतलब कि पहले p पदों का योग आपके सामने क्या है, q है, और पहले q जो है टर्म्स का योग आपके सामने क्या है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों p + q
यानी कि बोला जाए कि पहले 5 पदों का योग 10 है और पहले 10 पदों का योग कितना है, 5 है, तो पहले 15 पदों का योग क्या होगा, इस बात को समझिएगा। यानी कि अब आपके सामने बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट यानी कि p प्लस q, मतलब दोनों के सम का योग क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा माइनस p प्लस q होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, माइनस क्या होगा, p प्लस q होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चीज को समझ लीजिए कि पहले 3 पदों का योग, पहले 3 पदों का योग 8 है और पहले 8 पदों का योग कितना है, 3 है, तो 8 और 3 11 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो -11। याद रखिएगा इस वक्त माइनस कितना हो जाएगा, 11। समझ में आ गया। पहले 3 पदों का योग 8 है और पहले 8 पदों का योग 3 है, तो पूछेगा कि पहले 11 पदों का योग तो कितना हो जाएगा आपके सामने, -11। यह इस देखिए यहाँ से बहुत ही सवाल आते हैं आपके लिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। डायरेक्ट यही चीज आपके सामने फार्मूला ही पूछ देता है ना, ये आपके सामने डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देगा। तो फार्मूला भी पूछेगा तो आप डायरेक्ट सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज q एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म इज p, देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म इज, फर्स्ट p प्लस q टर्म इज माइनस p प्लस q। ऑप्शन 4 में एक ऑप्शन ये भी रहेगा आपके सामने, ठीक है। तो इस चीज को भी समझ लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे जो अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, कह रहा है कि mth टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ AP। अब देखिए AP में जो है आपके सामने कोई m टर्म है, तो उसका m टाइम्स मान लेते हैं कि ऐसे देखा जाए आपके सामने, इफ m टाइम्स ऑफ m टर्म ऑफ n AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म, है ना। अब किसी AP का mवां टर्म अगर निकालना हो, मान लेते हैं mवां टर्म 5वां पद निकालना हो तो उसका 5 गुना, और उसी का अगर हम 10वां पद निकालते तो उसका 10 गुना। अगर दोनों क्या है आपके सामने इक्वल हैं, देन m प्लस n टर्म इज क्या हो जाएगा आपके सामने, तो 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इफ m टाइम्स द mth term in AP is equal to n times the nth term in AP, यदि m टाइम्स द mth टर्म इन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म ऑफ इन AP, है ना। किसी AP के mth टर्म का m टाइम्स और उसी AP के n टर्म्स का n टाइम्स अगर दोनों इक्वल हैं, देन m प्लस nth जो टर्म है उसी AP का, देन m प्लस nth टर्म इज क्या होगा आपके सामने, 0। उसी AP का m प्लस nth टर्म इज क्या हो जाएगा आपके सामने, 0। याद रखिएगा, देन इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से भी आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखिए 5वां पद का 5 गुना बराबर है 8वें पद के 8 गुना के। 5वें पद का 5 गुना अगर आपके सामने बराबर है किसके, 8वें पद के 8 गुना के, तो आपसे पूछ रहा है कि 8 और 5 कितना होता है, 13वें पद क्या होगा, तो 13वां पद उसका क्या होगा आपके सामने, 0 होगा, है ना। इस बात को याद रखना आप लोग, है ना। समझ में आ गया कि नहीं। जो मैं बता रहा हूं इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, n टाइम्स ऑफ n टर्म, ठीक है। मैं इसको हेडलाइन देता हूं, mth टाइम्स ऑफ mth टर्म एंड n टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल, है ना। क्या है, इक्वल है, देन m प्लस n टर्म इज आपके सामने क्या निकल के आएगा, 0। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चौथा कंसेप्ट आपने समझ लिया, है ना। अब आइए 5वां कंसेप्ट को देखते हैं।
मेरे ख्याल से ये 5वां कंसेप्ट था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 5वां कंसेप्ट देखिए। देखिए अब अगला आपके सामने है, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n and n term is 1/n, then its mth term is if mth term in an AP is 1/n and nth term is an AP is 1/m, then mth term is an AP is आपके सामने क्या होगा, तो 1। याद रखिएगा, यदि किसी एपी का, समझिए इस बात को, यदि किसी एपी का mth टर्म मतलब कि mवां पद, अगर mth पद क्या आपके सामने 1/n है एंड nth टर्म जो आपके सामने है वो क्या है 1/m है, देन mth पद जो आपके सामने क्या होगा, वो क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। याद रखिएगा इस बात को। जैसे कि मान लेते हैं 5वां पद आपके सामने 1/6 है एंड छठा पद क्या है आपके सामने 1/5 है, तो 5 छके कितना हो गया, 30। 30वां पद क्या होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि 5वां पद 1/6 है और छठा पद 1/ क्या है आपके सामने 5 है ना, समझ में आ गया। यदि 5वां टर्म आपके सामने यानी कि 5th पद 1/6 है एंड 6th पद जो आपके सामने क्या है 1/5 है, देन 5 छके 30 यानी कि 30th जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपके सामने, ऑलवेज 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना आप, ठीक है। 5वां पद 1/6, छठा पद 1/5, तो 30वां पद क्या होगा आपके सामने 1 होगा। इन सब चीज़ों को आप आराम से घर पे बेसिक कंसेप्ट TN टर्म लगा के आप इनको प्रूव कर सकते हो, रिजल्ट भी आप ले सकते हो, है ना। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ को आप 2-3 बार ध्यान से देख लिए तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये साबित होने वाला है आगे चल के, है ना, जो कि आपके टाइम को भी बचाएगा। अगर इन्हीं को आप सॉल्व करते हो तो 1-2 मिनट तो आपके बर्बाद करेंगे ही करेंगे। अगर आप इन्हें 1-2 बार समझ चुके हो या जान चुके हो तो आपके समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए तुरंत क्या होंगी, एग्जाम में देखोगे और फटाफट आंसर लगा के आप बाहर आ जाओगे, है ना। ज़्यादातर कंसेप्ट इन्हीं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, है ना। AP में अगर आने होंगे तो ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो AM वाला बताया मैंने, जो ये वाले 4-5 बताए, है ना, अभी 1-2 और बताऊंगा, तो इन्हीं से आपके क्वेश्चंस उठ के आते हैं, तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए अगला देखते हैं, छठा क्या है आपके सामने, इफ m टर्म ऑफ n AP इज 1/n एंड n टर्म इज 1/m, देन सम ऑफ mth टर्म इज, सेम कंडीशन है। यदि आपके सामने ऐसा दिया रहे, इफ mth टर्म इन इज an AP is, if mth term in an AP is 1/n and
nth term in n AP is 1/n, ठीक है। then the sum of, इस बार आपके सामने then the sum of, आपके सामने sum of क्या निकालना है, mn term is, sum of mn term is क्या हो जाएगा आपके सामने, जो सम होगा 1/2 mn + 1, यानी कि जो टर्म दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ के हाफ कर दो आप, सिंपल सी बात है। जैसे 20वां पद दिया है तो 20 + 1 21/2 यानी कि 10.5 है ना। देखिए यदि 5वां पद 1/4 हो एंड चौथा पद 1/5 हो, है ना, तो सम ऑफ 20वां पद क्या होगा, यानी 5 होगा 20, तो 20 + 1 21/2 यानी कितना हो जाएगा 10.5, है ना। इससे आपसे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इन सब बातों को आप खासा करके ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए एक सवाल मैं आपके सामने ऐसे दे रहा हूं कि if n term of n of a progression is देखिए अगला टर्म आपके सामने है, if the n term of a progression is if the nth term of a term of a progression है is a linear expression in nth linear expression in n linear expression in n term, it is n term, it is an AP। देखिए कभी कभी ऐसे देता है कि if n term जो है ना आपके सामने, if the nth term of a progression is a linear expression in n, लीनियर एक्सप्रेशन आपके सामने n के फॉर्म में आ रहे हैं, देन टर्म्स जो होंगे वो किस में होंगे, AP में होंगे। यही आपसे पूछेगा, सवाल तो यहाँ तक दिया रहेगा, इज सवाल आपके सामने इस तक दिया रहेगा, पूछेगा क्या ये AP में है, क्या ये GP में है, क्या ये HP में है। तो अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, लेकिन मैंने ये चीज़ आपके सामने पहले ही बता दी कि किस में होंगे आपके लिए, AP में होंगे। कैसे होंगे देखिए आप समझिए। अब कह रहा है कि जो आपके सामने कह रहा है कि nth टर्म यानी कि Tn जो आपके सामने आएगा, क्या आएगा बताइए, Tn इज इक्वल टू क्या आएगा, तो Tn आएगा आपके सामने क्या, a + n - 1 × d। Tn इज इक्वल टू क्या है, तो कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जो कि nth टर्म है, यानी कि बोल सकते हैं an + b। ये लीनियर इक्वेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो आपका Tnवां टर्म है वो किस में है, an + b में है ना। इस बात को समझिएगा, कह रहा है कि वो लीनियर एक्सप्रेशन में है। जो आपका nth टर्म है वो किस में है, तो लीनियर एक्सप्रेशन में है। तो बताइए Tn - 1 क्या होगा, Tn - 1 क्या होगा, तो बोलेंगे कि an - 1 + b। अब मैं इसी को लिख सकता हूं कि an - a + b, ठीक है। अब मैं इन दोनों को घटा देता हूं, तो माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है, घटा दिया। तो बताइए an से an कट गया, प्लस b से माइनस b कट गया, क्या बचा आपके सामने, a और क्या है, कांस्टेंट है, यानी बोल सकते कि Tn
Tn-1 आपके सामने क्या निकल के आया, जो कि क्या है, विच इज अ कांस्टेंट, विच इज अ कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। जब ये कांस्टेंट आ रहा है तो कैसा श्रेणी बनेगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का श्रेणी बनेगा। याद कीजिए कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद रखिए मैंने क्या बताया था कि Tn-1 इज इक्वल टू डी आया। ये क्या है, एक कांस्टेंट है, विच इज क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये कैसा श्रेणी है, तो बोलेंगे एपी का श्रेणी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो इसी कंडीशन से ये आपके सामने क्या निकल गया। जब मैंने इसको प्रूव किया तो प्रूव करने पे, अब देखिए एग्जाम में ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन आप इस चीज़ को अभी समझ लो, है ना, कि जब इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन nth टर्म इट इज एन एपी। यदि किसी एपी का प्रोग्रेशन अगर आपके nth टर्म का एक्सप्रेशन किस में आ रहा है, लीनियर में आ रहा है, तो कैसा होगा, ये कैसा टर्म होगा, ये कैसे पदों का जो श्रृंखला बनेगी, ये कैसा होगा, किस फॉर्म में आएगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। क्लियर है। अगर देखो मान लेते हैं कि यही चीज दिया रहे कि ये जो क्वाड्रेटिक में आ जाए, ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लीनियर में था, ये जो लीनियर में था, अब ये क्वाड्रेटिक में आ जाए तो क्या करोगे आप। देखो क्वाड्रेटिक में आ जाए तो कैसा होगा, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये 8वां कंसेप्ट हो रहा है, जो आपके सामने Tn है वो क्वाड्रेटिक में है। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनता है, ए एन के पद में है, an² प्लस bn प्लस c, है ना। फिर से निकालते हैं, Tn-1 क्या हो जाएगा, तो an-1 का स्क्वायर प्लस bn-1 एंड प्लस c। देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। करेंगे तो an² प्लस an माइनस 2an प्लस आपके सामने क्या हो जाएगा, bn माइनस b प्लस c। अब मैं इसको घटाता हूँ, इन दोनों को घटाता हूँ, साइन चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ तो लीनियर था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक करके देखा तो मैंने इनको क्या किया, घटा दिया, घटाया, यानी कि Tn माइनस Tn-1। देखिए घट के ये कट गया, है ना। यहाँ पे प्लस का bn था, माइनस का bn कट गया, है ना। प्लस का c माइनस का c कट गया ना। अब बताइए 2an प्लस में है और माइनस an, यानी क्या बचा, an, है ना, an प्लस b। ये भी क्या आया, एक तो लीनियर फॉर्म में आ गया ना, ये लीनियर फॉर्म में आ गया an प्लस b, जो कि क्या आया, Tn-1 एक लीनियर फॉर्म आया। जब ये लीनियर फॉर्म आ रहा है तो कैसा पद होगा, ये भी एक कांस्टेंट है ना। अब n यहाँ से कोई भी नेचुरल नंबर रखो, एक रखोगे, a और b क्या है आपके सामने, कांस्टेंट है, तो कोई भी तो कांस्टेंट ही निकल के आएगा। और जब ये कांस्टेंट निकल के आएगा तो बोल सकते हैं कि ये अगर वहाँ पे तो लीनियर था, अगर इन क्वाड्रेटिक भी हो तो भी ये कैसा सीक्वेंस बनाएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बनाएगा। क्लियर है जी, ये भी एक ऐसा सीक्वेंस बनाएगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस बनाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो हमने आपको पढ़ाया एपी में पढ़ाया और एपी से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको बताया। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आगे अपना क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।